आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करते हैं यूपी की बड़ी खबरों की ओर। तो इस वक्त देश में एक खबर लगातार सुर्खियों में बनी हुई है, एक देश और एक चुनाव। इसी को लेकर औरैया में भी हमारी टीम ने कुछ लोगों से बातचीत की है, जिस पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया भी जाहिर की है। और अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुमंत गुप्ता से खास बातचीत में उनका कहना था कि 1967 के बाद से ऐसे कहीं चुनाव नहीं हुआ। सरकार का सुझाव तो अच्छा है, इससे समय और राजस्व दोनों की बचत होगी, लेकिन इसके लिए उन्हें इस कार्य को शुरू करने के लिए जनचर्चा करनी चाहिए, जिसके बाद ही इसे लागू किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा जिस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि जैसे एक देश एक चुनाव, हमारे साथ भारतीय वैश्य एकता परिषद से खड़े हुए हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि क्या राय, क्या कहना है। सर, क्या नाम आपका? डॉक्टर सुमंत गुप्ता, अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष। वन नेशन वन इलेक्शन नीति ठीक है, इससे राजस्व भी बचेगा, सरकार का समय भी बचेगा, जो फिजूल खर्ची होती है उसमें भी रुकावट आएगी। लेकिन अभी व्यवहारिकता में ये स्वरूप नहीं दिखाई पड़ता है। इसके लिए कुछ समय चाहिए और पूरे देश में इस विषय पर बहस होनी चाहिए कि ये कितना उपयोगिता इस विषय पर हो सकती है, वन नेशन और वन इलेक्शन। तो इस दृष्टि से वैसे दो इसके सबसे बड़े लाभ हैं। तमाम समय चुनाव में व्यतीत हो जाता है, कभी लोकसभा का चुनाव, कभी विधानसभा का चुनाव, कभी क्षेत्रीय चुनाव। सारे चुनाव का भी एक मर्यादा और एक सीमा होनी चाहिए, ये राष्ट्र हित में है। लेकिन वर्तमान समय को देखते हुए किसी भी दृष्टि से न्यायोचित नहीं लगता। जैसा कि हमारे साथ में कुछ लोग और भी खड़े हैं, मैं उनसे जान रहा हूँ कि क्या राय है। दादा, क्या कहना चाहिए? हमारे हिसाब से तो ये चुनाव जो ये सरकार की मंशा है, ये मंशा कतई सफल होने वाली नहीं है। और इसमें सफलता इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि सन 1967 में ये चुनाव एक साथ हुए थे, तब से आज तक नहीं हो पाए। तो इसलिए सरकार की मंशा ठीक थी, लेकिन ऐसा संभव नहीं है और ना ये हो सकता है। जैसा कि हमारे साथ कुछ लोग और भी खड़े हैं, मैं उनसे जान रहा हूँ कि क्या राय है इस संबंध में, क्या कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए? वन नेशन वन इलेक्शन। निश्चित रूप से जब कोई योजना लागू की जाती है तो कुछ अच्छे परिणाम भी होते हैं और कुछ नेगेटिव परिणाम भी होते हैं। जहाँ तक इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तमाम ऐसे निर्णय लिए हैं, चाहे वो जीएसटी का निर्णय लिया हो, चाहे वो नोटबंदी का निर्णय लिया हो, जो इन्होंने पहले दर्शाया जनता के बीच में, जो इन्होंने उसकी उपयोगिता बताई, लेकिन वो सारे निर्णय जनता के खिलाफ रहे। जनता के हक हकूक की जो व्यवस्थाएं थी उसमें उलझने पैदा हुई, जनता परेशान हुई। और शायद है कि अगर कोई भी निर्णय जल्दबाजी में लिया जाएगा तो उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। इसलिए मैं केवल सरकार से ये मांग करूंगा कि इसको आप जन चर्चा में ला करके, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, इसमें सही चर्चा कर करके और तब इसको लागू किया जाए। लेकिन एक जरूर पक्ष कहेंगे कि जो वोटर लिस्ट है वो एक ही होनी चाहिए और सबसे पहले सरकार इस वोटर लिस्ट पर काम करना शुरू करे, चाहे वो पंचायत चुनाव हो, चाहे वो छोटे जितने भी छोटे प्रधानी से लेकर के और पूरे लोकसभा के, उसकी एक ही वोटर लिस्ट होनी चाहिए। ये मैं सरकार से मांग करता हूँ। जैसा कि हमारे साथ जो कुछ लोग जुड़े, उन्होंने अपनी राय रखी है, देखते हैं आगे क्या होती है। प्राइम के लिए जायजा रिपोर्ट और अब खबर फरीदाबाद से है, जहां तिगांव विधानसभा के गांव की समस्या को सुनने के लिए कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा और तिगांव से विधायक राजेश नागर द्वारा जनसंवाद कार्यक्रम किया गया। जहां जनसंवाद कार्यक्रम पहले तिगांव के सरकारी स्कूल में किया गया, जिसमें गांव के लोगों ने कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के सामने गांव की समस्या रखी और उसका समाधान करवाने के लिए कहा। जिसके बाद कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने लोगों की सभी समस्याएं सुनी और उससे जुड़े अधिकारियों को उसके समाधान के लिए आदेश भी दिया। आज हमारा तिगांव विधानसभा का तिगांव गांव का जनसंवाद कार्यक्रम है। आज 5 गांव हैं तिगांव विधानसभा। राजेश नागर जी यहाँ से विधायक हैं, गोपाल शर्मा हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष और सभी ब्लॉक समिति सभी अधिकारीगण। तो मेरे एक ही पहला जनसंवाद है, जहाँ बिजली की है, सड़क की है, पानी की है, गली की है, लोगों की पेंशन की है। ये छोटी छोटी समस्या हैं जो लोगों की समस्या है।
या सड़कों की, मार्केटिंग बोर्ड की, इस तरह की समस्या को जल्दी लोगों ने पंचायत में, दोनों दो बड़ी पंचायत काम में, और दोनों पंचायतों ने की जो डिमांड है उस सबको पूरा करेंगे। अब खबर गाजियाबाद से है, जहां महिलाओं की सुरक्षा और पुलिस शिकायत के दौरान निजता का एहसास कराने के लिए पिंक बूथ और पिंक मोबाइल वाहन सेवा की शुरुआत की गई है। जहां पिंक बूथ और मोबाइल पिंक वाहन का उद्घाटन गाजियाबाद के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह द्वारा गाजियाबाद के पुलिस लाइन से किया गया है। बताया जा रहा है कि 20 पिंक पुलिस बूथ और 20 पिंक पुलिस मोबाइल के उद्घाटन किया गया है। और इससे पहले भी योगी सरकार ने महिलाओं के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड टीम का गठन किया था, जो कि काफी कारगर साबित हुआ था। देखिए, जैसा कि आपने खुद ही बताया कि ये पिंक बूथ एक वुमेन एम्पावरमेंट के रूप में एक कदम आगे बढ़ी है गाजियाबाद कमिश्नरेट पुलिस इस दिशा में। इसकी स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पे जो भी स्टाफ रहेगा वो पूरी तरीके से महिला स्टाफ रहेगा, जिससे कोई भी महिला, जो इसका जो कार्यक्षेत्र है इस हमारे पिंक बूथ का, यह पूरा कौशाम्बी थाना क्षेत्र होगा, जिससे पूरे थाना क्षेत्र में किसी भी महिला के साथ कोई भी दुर्घटना होती है तो वह निसंकोच आके हमारे जो महिला कर्मचारी हैं उनसे शेयर कर सकती हैं, उनसे हेल्प ले सकती हैं। और उसके साथ साथ ये भी व्यवस्था की गई है कि यहाँ पे हमने एक पिंक मोबाइल दी हुई है। उसके साथ साथ यहाँ पे जो भी स्टाफ है वो सारा महिला है, तो इनके साथ कोई भी दुर्घटना होती है तो अगर उसकी FIR कराई जानी है तो ये भी इंश्योर किया गया है कि वह महिला पुलिस ही जो है उस पीड़िता को लेके थाने पे जाएगी और उसका FIR दर्ज कराकर उसका न्याय दिलाने का प्रयास करेगी। बहुत बड़ा काम हुआ है, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान होते थे। जब भी कभी थाने जाते थे तो अपनी बात को रख नहीं पाते थे प्रॉपर। आज हमें यहाँ पर अपनी बात को और महिलाओं को लेकर आएंगे, उनकी समस्याओं को समझाने के लिए बहुत प्रॉब्लम हुआ करती थी। आज हम अपनी प्रॉब्लम महिला से कह सकते हैं, क्योंकि पुरुषों से कहने में हमें दिक्कत आती थी। कोई छेड़खानी कर रहा है, किसी तरह की कोई गलत काम हो जाते थे तो पुरुष से खुलकर हम अपनी बात रख नहीं पाते थे। आज हमें महिला थाना खुलने से ये फायदा हुआ कि हम अपनी बात को अच्छे तरह से रख पाएंगे। चेन स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग का मामला काफी बढ़ रहा है। स्वयं मैं खुद इसकी भुक्तभोगी हूँ और 2 साल पहले ही मेरे गले से चेन स्नैचिंग हुआ था और आज तक उसके संदर्भ में क्या कार्रवाई हुई और हमें सोशल जस्टिस के आज तक इंतजार है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे किसी दूसरी बहन के साथ ऐसी कोई समस्या ना आए और उसकी समस्या आने से पहले उसके समाधान का हमें व्यवस्था करना पड़ेगा। हम कौशाम्बी थाने को और गाजियाबाद जिला पुलिस से आग्रह करेंगे कि हमारी शांति व्यवस्था के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए ऐसी व्यवस्था दुरुस्त करें कि महिलाओं के साथ ऐसी कोई समस्या नहीं हो। ये सशक्तिकरण भी है, महिलाओं के लिए स्वावलंबन भी है, और मिशन शक्ति के नीचे उनको इस चीज़ का आभास भी कराना है कि उनकी पूरी तरह से सुरक्षा की जिम्मेवारी महिलाओं के ऊपर भी, हमारी महिला पुलिस इसके अंदर होंगी, पिंक बूथ के ऊपर भी वो होंगी और पिंक मोबाइल के अंदर भी वो होंगी। तो एक वातावरण अच्छा बनेगा, वार्तालाप होने में आसानी होगी और उनकी जो समस्याएं उसको समझने में और उस पर काम करने पर आसानी होगी। जी, तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री फरीदाबाद में पुलिस अपराध और अपराधियों पर लगाम कसने के लिए हर चौराहों पर चेकिंग अभियान चला रही है। शहर के अलग अलग जगहों पर पुलिस गहनता से सभी गाड़ियों की जांच भी कर रही है, ताकि कोई भी पेशेवर अपराधी पुलिस के चंगुल से निकलकर भाग ना सके। बता दें कि जिले में जब से नए पुलिस आयुक्त राकेश आर्य ने अपना कारोबार संभाला है, तब से ही शहर पुलिस और ज्यादा सक्रिय हो गई है। हालांकि चेकिंग के दौरान आमजन को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसका भी पुलिस ने खास ख्याल रखा था। लगातार CP सर के आदेश है, जहाँ भी हमें दिखता है संदिग्ध कोई पता लगता है, जहाँ भी हमें अनुमान लगता है कि यहाँ से कुछ हो सकता है, उसको बकायदा चेक करते हैं। लगातार पुलिस जो है परेशानी न हो और बदमाशों को बख्शा नहीं जाएगा। अगर इस तरीके की कोई गाड़ी में कोई सामान अगर मिलता है तो उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? जो भी कार्रवाई बनेगी। अब खबर चंदौली से है, जहां भीषण बिजली कटौती से परेशान उपभोक्ताओं ने पावर हाउस का घेराव किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में पहुंचे उपभोक्ताओं ने पावर हाउस पर तालाबंदी भी की, जिसके अलावा आक्रोशित किसान पावर हाउस के बाहर धरने पर बैठ गए। वहीं मौके पर बिजली विभाग के अधिकारी को बुलाने की मांग उपभोक्ता लगातार करते रहे। उपभोक्ताओं का कहना है कि 24 घंटे में सिर्फ 1 ही घंटे उन्हें बिजली मिल रही है। अपना नाम और परिचय बताइए। गजेंद्र प्रताप सिंह। आज आप लोग पावर हाउस का घेराव किए, क्या है पूरा मामला? बिजली नहीं मिल रही है 1 भी घंटा। कितने दिन से ऐसी कटौती हो रही है? अरे कम से कम 2 महीने से। आपकी मांगे क्या है? बिजली मिले। हम किसान सूखा पड़ा हुआ है, एकदम खेत सूख गया है। हम लोगों की तो ये दशा हो कि आत्महत्या कर ले। बिजली मिल ही नहीं रही है, 10 मिनट भी नहीं मिल रही। सक्षम अधिकारी से बातचीत किए, क्या बोले?
हाँ बताया गया, अवगत कराया गया। क्या बोले? वो कह रहे हैं इसका मतलब जब तक बरसात नहीं होती कोई समाधान नहीं। हम लोगों के पास समाधान है नहीं। जो इस समय हम लोग जिस विकट स्थिति से प्रकृति ने जो मारा है वो तो मारा ही है, लेकिन विभाग इतना मारा है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। 2 मिनट से ज़्यादा लाइन टिक नहीं रही है, स्लिप कर रही है। अब इसको भी जो आ रही है 2 मिनट उसको भी खत्म करने की प्लानिंग की जा रही है। तो हम लोग यहाँ धरना अनिश्चितकाल देंगे जब तक कि सक्षम अधिकारी आके हमारी बातें नहीं सुनते। आपकी मांगे क्या है? हमारी मांग है कि यहाँ की टीपी बढ़ाई जाए जिससे कि सप्लाई बाधित न हो। किसान इस समय सबसे मारा हुआ है। और मीडिया की बात आज तो आप दिखाई देगा, मीडिया में भी कहीं नहीं दिखाई दे रहा कि किसान की कितनी परेशानी है। गोंडा में नारायण सेवा संस्थान दिव्य सृष्टि धर्मार्थाई हॉस्पिटल की ओर से निशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया गया था। दरअसल कुछ लोग अपने आंखों का सही इलाज नहीं करा पाते हैं। ऐसे ही लोगों के आंखों का इलाज करने के लिए मरीजों की भारी भीड़ भी देखने को मिली। शिविर में डॉक्टर संजय सिंह और सुनील मौर्य की देखरेख में सैकड़ों मरीजों की आंख का परीक्षण भी किया गया, जिसमें मोतियाबिंद ऑपरेशन के गरीब मरीजों का निःशुल्क ऑपरेशन भी किया जाएगा। आज जन सेवा करते हुए हमें 5 साल पूरे हो रहे हैं, उसके उपलक्ष्य में एक निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया गया है। होता क्या है, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे गरीब मरीज हैं जो पैसे के अभाव में जिनका अंधे हो रहे हैं, ऑपरेशन नहीं करवा पा रहे हैं, उन लोगों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। खास उन्हीं लोगों के लिए कि उनका निःशुल्क चेकअप होगा, निःशुल्क उनकी सारी जाँचें होंगी। फिर उसके बाद जो उसके पात्र हैं उन लोगों का निःशुल्क ऑपरेशन भी हम लोगों ने किया है। बाराबंकी में पड़ोसी ने अचानक से आकर महिला रेणु देवी पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे महिला के सर में काफी गंभीर चोट आ गई है। फतेहपुर कोतवाली में केस दर्ज होने के बाद महिला को अस्पताल भेजा गया, जहां पर महिला की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। नाम बताइए अपना, कहाँ रहती? क्या हुआ आपके साथ? हमारे अंदर तार काटे हैं। जी, क्या नाम है उनका जिन्होंने मारा आपको? किस वजह से मारा? कहते हैं तुम्हारे बच्चे ने काटा है। हमारे बच्चे नहीं काटे हैं। काहे से मारा है? लाठी डंडा से। भैया हम देखने में हम बेहोश हो के रहने। अब खबर देवरिया से है, जहां गौरी बाजार थाना क्षेत्र में मामूली विवाद में घायल हुए संजय कनौजिया नाम के एक व्यक्ति की मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई है। गांव में मौत की खबर मिलते ही गांव में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। वहीं सदर विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। फिलहाल इस घटना से पुलिस पर भी सवालिया निशान खड़े होने लगे हैं। हालांकि पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। जब बरस कर रहे थे ना, तो भैया जब बरस कर रहे थे तो आया जो लकड़ुआ आया ना, तब बोला क्या, हाँ जनाब क्या देख रहे हो हमारे तरफ। तो भैया बोले आप लड़की हो, तो उसने पे गाड़ी वाड़ी देने लगा और मारने लगा। तो फिर मैं भी, भैया बोले तो मैं भी बाहर आ गया। तो उसके बाद 2-3 लोग यहाँ पे जुटे थे, 2-3 लोग मतलब जुटे थे गांव के 2-3 लोग बाइक से बोले थे। तो वो लोग चले गए थे, 1-2 लोग और थे। तो भैया चले गए थे, तो फिर लाठी उठी राड और निकाल के मार दिए। विवाद आगे जो है हम लोग का घर बना हुआ है, अभी बताइए बरस वरस कुछ भी करेंगे तो कोई आएगा गांव के तय अगल बगल के, तो उधर ध्यान आदमी ताकेगा कि आँख मूंद के सो जाएगा। तो ये जान के आके हम गाली देने लगा, गाली दे के 2-3 झापड़ मार भी दिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद घर से राड लेके आया, सब पूरा परिवार वो लोग का 3, उसका बहन थी, उसका पूरा थी था, सब लेके आके राड, वो जो छोटा वाला भाई था वो राड लेके आके संजय को सिर पर जमा दिया। एक ढह गया, तीसरका में सर पर मार दिया, उसका सिर फट गया, कान रहा खून बह गया, नाक बह रहा है, आँख उसका फोड़ भी दिया। ये जनपद देवरिया में थाना गौरी बाजार क्षेत्र के अंतर्गत नगरौली गांव की घटना है, जिसमें 2 पक्षों में एक मामूली विवाद को लेकर आपस में रात्रि में मारपीट हुई। इस मारपीट में एक व्यक्ति के सर पर चोट लग जाने से उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में जो तहरीर प्राप्त हुई है उसके आधार पर 5 नामजद लोगों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और 5 आरोपियों को थाना गौरी बाजार की पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है।
कानपुर देहात में उस समय सनसनी फैल गई जब जिला अस्पताल के शौचालय में एक नवजात शिशु का शव कूड़े के ढेर में पड़ा मिला है, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे चिकित्सक ने मामले की जानकारी पुलिस को दी और सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है। अब खबर लखनऊ से है, जहां पुलिस चौकी क्षेत्र के सपना ढाबा के सामने लखनऊ से पीलीभीत की ओर आ रही कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़ी पिकअप से टकरा गई है, जिसमें कार सवार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है और 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। पति पत्नी और 2 लड़कियों समेत 4 लोगों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है। सुबह आज 3 बजे के आसपास एक्सीडेंट की घटना हुई। इसमें अल्टो में 6 लोग सवार थे। उन 6 लोगों में से 4 लोगों की मृत्यु हो गई। मृतकों के नाम अब्दुल नौशाद, साइना राहत, मरियम और बैतुल नसीम है एवं घायलों के नाम आमिर एवं आविया है। आविया एक 8 माह की बच्ची है और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया है एवं मृतकों की बॉडी मोर्चरी के लिए भेज दी गई है। परिवारजनों को इन्फॉर्म कर दिया गया है और तहरीर लिखकर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। घटना एक अल्टो की डीसीएम पे टकराने से हुई थी। डीसीएम एक गलत साइड में खड़ी हुई थी, उस पर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।